So basically, FEMCodes is a non-profit organization that focuses to promote the female career opportunities in STEM. So बेसिकली हमारे मोस्टली जो सेमिनार्स होते हैं वो फीमेल ओरिएंटेड होते हैं कि उनके लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं और वो कैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट फॉर दिस सेमिनार दिस बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल. तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये कंसर्न आया था फॉर्म्स में, तो आई एम जस्ट मेकिंग क्लियर एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द सेशन के दिस स्कॉलरशिप इज फॉर बोथ ऑफ यू गाइस. तो ये हमारा जो है वो आज का एजेंडा है. हम लोग डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि आई नो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं और ये इंटर्नशिप भी जो है वो न्यू है. लास्ट ईयर ही पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट बैच इस इंटर्नशिप के लिए गया था. तो हम सब चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे और लेटर ऑन इस यही रिकॉर्डिंग जो है वो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी. और हमने माइटेक्स पाकिस्तान के नाम से एक कम्युनिटी भी बनाई हुई है. लेटर ऑन आपको कोई इशू होता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी गाइडेंस के लिए अवेलेबल है. So we'll cover in detail about what the Mitacs Globalink program is. आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देन द कंप्लीट टाइमलाइन, एप्लीकेशन प्रोसीजर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है. उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग आपने कैसे करनी है. देन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि साथ कवर करेंगे, दैट इज ग्लोबलिंक ग्रेजुएट फेलोशिप. और बाकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक और आप कैसे अपनी प्रोफाइल जो है वो नेक्स्ट बैच से पहले जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. So I'm Kawal Maheen and I have been selected for Mitacs Globalink Research Internship for this year. So I'm currently in Toronto and I'm interning at Toronto Metropolitan University. और मेरी जो research project है that is related to machine learning. So I also work as a technical content writer at KD Nuggets and I have been also selected for the Google Generation Scholarship and the Harvard VCode Scholarship. And as mentioned previously, so FEMCodes जो है वो non-profit organization and I am the founder. I started with this organization with my sister and she's the co-founder of FEMCodes. So what basically Mitacs Globalink program is, एक्चुअली ये एक रिसर्च इंटर्नशिप है फॉर इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट्स. सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज और जो है वो इसके लिए एलिजिबल है. और इसमें बेसिकली होता ये है कि आपने जो है वो 12 वीक्स का एक रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है और मई टू अक्टूबर जो है वो डेट्स इनके फ्लेक्सिबल है. इट्स नॉट कि आपने फिक्स कोई डेट है वहाँ से करना है. सिर्फ आपने 12 वीक्स कंप्लीट करने होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मई टू अक्टूबर. और जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे आर पेयर्ड अप विद कैनेडियन यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स. और लेट मी मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर कि ये जो है इंटर्नशिप इट इज़ नॉट ओनली फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. इसमें सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स और BS साइकोलॉजी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑलमोस्ट हर डिसिप्लिन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाएगा. एंड वन मोर थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका डिसिप्लिन जो है वो अगर फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और मेरे ग्रुप में भी एक स्टूडेंट है जिनका जो खुद तो वो BS मैथ्स कर रहे हैं बट उनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो BBA से रिलेटेड है. तो अगर आपने का कोई एक्सपीरियंस है जो उस फील्ड से रेलिवेंट है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं. इफ योर मेन डिग्री इज नॉट रेलिवेंट टू दैट, लेकिन अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं. और जो चीज़ इस इंटर्नशिप को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है दैट इज इट इज़ फुली फंडेड प्रोग्राम. आपके राउंड ट्रिप एयर फेयर से लेके इवन आपके एयरपोर्ट से अकोमोडेशन तक का ट्रांसपोर्टेशन का फेयर और उसके बाद जितना भी आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, हाउसिंग का, हेल्थ इंश्योरेंस एंड फूड एंड एवरीथिंग इज फुली फंडेड और एवरीथिंग इज कवर्ड बाय माइटेक्स. अब वाई शुड यू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. और ये जो था ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन कंसर्न था जो मुझे गूगल फॉर्म्स से आप लोग के रिस्पॉन्सेज से पता चला कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि व्हाट मेक्स दिस इंटर्नशिप यूनिक और हम क्यों इसके लिए अप्लाई करें. तो बेसिकली एक तो ये है कि इट्स अ रियली ग्रेट एडिशन टू योर रिज्यूमे. अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप आर के इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च प्रोग्राम्स में वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो सिर्फ ये खुद भी आपके रेज्यूमे में एक प्लस पॉइंट नहीं होगा बल्कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा. एंड फॉर मास्टर्स आपको जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा बिकॉज अ लॉट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिन पे यहाँ पे काम हो रहा होता है दे ऑफन लीड टू पब्लिकेशन. तो आप फिर खुद ही सोच लें कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर आपकी कोई पब्लिकेशन में आपका नाम आ जाता है तो अगर बाकी मास्टर्स में आप बेशक कैनेडा से करते हैं या नहीं करते, अब कहीं और से करते हैं तो इट्स अ रियली गुड पॉइंट फॉर यू.
और उसके अलावा जो है अगर आप माइटेक्स ग्लोबलिंक रिसर्च इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो देन यू ऑल्सो बिकम एलिजिबल फॉर माइटेक्स ग्लोबलिंक ग्रेजुएट फेलोशिप। व्हाट इट एक्चुअली इज और ये किस तरह आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर सकता है, दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन बाय स्टार। लेकिन पॉइंट ऑफ मेंशनिंग हियर इज इट्स नॉट कि अगर आपने सिर्फ ये रिसर्च इंटर्नशिप कर ली हो यहाँ पे आपको फॉर द टाइम बिंग फायदा होगा, आपको ये लॉन्ग टर्म में ये इंटर्नशिप फायदा देगी। So that is what I'm just trying to convey here. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैं डिस्कस कर लेती हूँ, बिकॉज मे बी लॉट ऑफ द पीपल मैंने देखा है कि जिन्होंने ज्वाइन किया है, लॉट ऑफ देम वर फ्रॉम द फाइनल ईयर और कुछ जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो इस वजह से बिफोर के आगे हम सारी सेशन की डिटेल्स वगैरह शेयर करें तो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक दफ़ा सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गो थ्रू कर लेते हैं कि आप जो बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया फॉर दिस इंटर्नशिप। So first one is really simple कि you should be 18 years old, at least 18 years old and अब को है ये है कि अगर पाकिस्तान के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए हर एक के लिए थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल फॉर सम कंट्रीज इवन मास्टर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, बट फॉर पाकिस्तान इधर यू शुड बी अ फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, या तो अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स कंबाइन है, जो कि पाकिस्तान में मैंने बहुत कम देखा है कि इस टाइप का कुछ होता है, लेकिन अगर तो आपका ऐसे है तो तब भी आप एलिजिबल है। एंड सबसे जो मेन जो चीज है जिसकी वजह से काफी ज्यादा बच्चे यहीं पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, दैट इज द इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान से सब यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ ये 7 यूनिवर्सिटीज है, कॉमसेट्स इस्लामाबाद कैंपस, जीकी, लम्स, नस्ट, ऑल कैंपसेस ऑफ नस्ट, एंड देन एनईडी यूनिवर्सिटी कराची, यूईटी लाहौर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो अगर आप इन कैंपसेस में या लाइक इन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड आई ट्राइड कि किसी तरह कुछ ऐसे हो सके कि बाकी यूनिवर्सिटीज अपने आप को एलिजिबल कर सकें या लाइक अप्लाई कर सके, कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा सके, लेकिन माइटेक्स जो है वो ये चीज खुद ही देखता है, तो उन्होंने खुद ही ये शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जो कि आगे हमारी जो फ्यूचर जूनियर्स है उनको कुछ फैसिलिटेट करने के लिए। उसके बाद जो है वो जो सेमेस्टर्स की बात है, बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा इजी फॉर्म में अगर बताऊं तो अगर समर्स के बाद अगर आपका फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर है तो आप इस ईयर के लिए आप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। तो वही बात इन्होंने ये लिखी है कि नेक्स्ट समर्स के बाद आपका एटलीस्ट एक सेमेस्टर रहता हो मिनिमम, और मैक्सिमम आपके 3 सेमेस्टर्स रहते हैं। अब जीपीए की जो चीज है वो भी काफी ज्यादा लोगों ने पूछी थी, क्योंकि जब भी रिसर्च प्रोजेक्ट की बात होती है तो मोस्टली जो लोगों का कंसर्न होता है वो सीजीपीए का होता है कि क्या सिर्फ सीजीपीए ही रिक्वायरमेंट है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सीजीपीए की दैट इज 80%। अगर हम लोग इसको वैसे कन्वर्ट करें तो एग्जैक्ट कन्वर्जन से तो 2.7 बनता है, लेकिन क्योंकि कनाडा और यूएस में प्लस माइनस बी प्लस बी माइनस ये सब चीजें कंसिडर नहीं होती, तो फिर यहाँ पे जो चीज वो कंसिडर करते हैं 80% को अगर मैप करूँ तो दैट इज 3.0 CGPA। अगर तो आपका 3.0 CGPA है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इट्स नॉट कि अगर आप अगर आप सेलेक्ट नहीं होंगे, अब जाहिर सी बात है अब उन्होंने किसी ना किसी तरह शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, तो अगर आपका जीपीए ज्यादा है थोड़ा सा तो वो आपको एज तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर आपके बाकी प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो चीजें उनको कवर अप कर देंगी, वो हम लोग लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा जो है फिर आपको प्रोजेक्ट्स जो है मिनिमम आप 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 7 प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। और कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स है, ये सब जो है वो हम आपको कैसे आप प्रोजेक्ट्स आपने शॉर्टलिस्ट करने हैं वो लेटर ऑन डिटेल में बताएंगे। जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दूं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है वो ओरल और रिटन इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए। बट इट्स नॉट कि वो आपसे कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो मांगेंगे, लाइक सर्टिफिकेट मांगेंगे, या आपसे कहेंगे कि कोई आप टेस्ट स्कोर जैसे आइल्स वगैरह होते हैं उनके स्कोर सबमिट करवाएं। वो सिर्फ चेक करना चाह रहे होते हैं, वो आपको खुद ही कहते हैं आप खुद ही रैंक करें, तो वो इतना मसला नहीं है। उसके अलावा जो है वो आप अवेलेबल हो, क्योंकि 12 वीक से कंसेक्यूटिव होने चाहिए। अब बहुत स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी कंसर्न था कि हमारे सेमेस्टर के बीच में आ जाएगा तो तब हम क्या करेंगे। तो आप देख लीजिए 1 मई से 31 अक्टूबर तक आपने कोई 12 वीक्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं जब आप अवेलेबल हो, लेकिन ये आप टोटली खुद भी नहीं कर सकते, आप अपने प्रोफेसर के साथ कोऑर्डिनेट करके जो है वो करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली प्रोफेसर मान जाते हैं, उनको कोई खास कंसर्न नहीं होता। तो हम भी मोस्टली जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि आपने फाइनल्स देते हैं और फाइनल्स देने के फौरन बाद जो है फिर यहाँ पे आ जाते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको ये इंटर्नशिप पहले मिली हुई है तो आप दोबारा इसको अवेल नहीं कर सकते।
So now I'll just hand over the session to Irtiza. Irtiza, are you here? Yes, yes, Tanya. Just like give me 2 minutes. Just give me 2 minutes. Okay, can you hear me? Yes. So, assalamualaikum everyone. And just to give you a brief intro of who um, I'm currently going to be a master's student at York University, which is in Canada. I am an ambassador for the Mitacs program for 2023. I worked along with the research group at Biomesa, which is a lab in NUST. Um, I was an intern, the Mitacs Globalink intern for the past year, and I'm also research intern for Purdue University back in 2021. That's pretty thing for me. I'll be explaining to you like how, uh, what the main requirements, what the documents are required for the Mitacs Globalink application. Um, so the application timeline just goes like you apply, they everyone across the world, and you fill out your application, which involves your CGPA, your citizenship, and blah blah blah, and then you are supposed to provide some details about your skills and background knowledge, research interests and experience, obviously because this is a research internship. Some of your notable achievements. They have some surveys of what kind of work would you prefer, so that if any professor wants to work with you, and and if anyone wants to work with you, they should have like similar interest. Like they would want you, if they want you to uh, analyze some data, you would be willing to do that. So like there's a matching in that, and then you provide your CV and some two, if not one, if not two letter of recommendations. After that, there's a matching for time where after the application portal is closed, your applications are provided to the professors. Oh, sorry, one thing I've missed out was there are over 13,000. There were like over 13,000 projects last year, and then you are supposed to be selecting uh, from 3 to 7 projects, and then you're supposed to prioritize them according to you. The professors that are supervising these 7 projects are given your profiles, and then they skim through everyone's profile and then match based on your GPAs, your skills, your background knowledge, etc., etc. After that, like on the portal, there are 3 different stages. One is the candidate and consideration, which means that you pass the initial filtering out by the professor, and then they're going to maybe have an interview with you. It's not definite, if not for sure, but they do have an interview with you to further check if they want to work with you. There's a wait list that you're going to be waiting for the next round. There are supposed to be 2 rounds. One, I think so, it's in the late November or December, and the other one is around February or late January. And after, like, if you don't qualify for any of the stages, in both of the stages, then you are no longer in the consideration. Fortunately, that's all. Can you move on to the next? Um, so what happens after you get selected? You are given like a green flag that you have been selected, and after that they provide you with some details and documents that help you fill out the application for the visa. You have to basically what Mitacs does is they provide you with all of the verification that and documents that you need,
and the money that you need, and you're supposed to be filling out everything on your own. So the visa preparation, the booking, the flight bookings, the accommodation, and the protectorate certificate that is required by Pakistani people. That all of that is supposed to be filled out by you. Next slide. Yeah. Start. Saad, are you here? I think he was here. Just give me a second. Amruna, can you confirm if Saad meeting में है? Yes, let me see. Just give me a minute. Yes, he is in the meeting and his mic is unmute. But I don't know. Hello, Mhm. am I audible? Yes, you are audible. Hello. Okay, so Assalamu alaikum. I'm Saad, and a brief introduction. I've just graduated from electrical engineering from NUST, and I was also a Mitacs Globalink Research Intern, as well as now I'm an ambassador as well for the year 23, and as well as I'm also a top-rated freelancer on Upwork. Okay, so next slide, please. So I'm going to be explaining the application procedure. तो पहले तो बेसिकली आपने ये करना है कि आपने माईटैक्स की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपने ढूंढना है माईटैक्स ग्लोबलिंक रिसर्च इंटर्नशिप। उसके बाद आपने उनके पोर्टल पे जाना है और यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इट्स बेसिक, इट्स लाइक नेम, your academic requirements, what is your academic discipline, your research interest, your experiences. You have to fill the form out, and after that there are you have to select minimum of 3 projects out of 7. So basically it's a preference based game. So what you have to do is कि आपने different projects देखने हैं अपने research interest से related. For example, if you're going into machine learning, you have to check the projects out. आप projects देखेंगे वहाँ पे जो आपको suit करता है और जो आपको लगता है कि you would want to do this work, then उसको preference के लिहाज से 1 2 3 4 5 6 7 आपने arrange करना है, because आप consider भी उसी के लिहाज से किए जाएंगे. For example, if you get selected for the first project, तो आप फिर नीचे वाले project में select नहीं होंगे obviously, क्योंकि वो फिर देखा ही नहीं जाएगा. You will be eligible for every project, but जिसमें आप पहले select हो गए, for example, फिर दूसरे वाले पे, और अगर नीचे आपको 7th या 6th project पे जाना था, तो you won't be able to switch. So project आप जो select करेंगे, that would be final, and उसके बाद जिस वाले में आप top most में select हो गए, you'll get into it. So you have to fill in the form. It's very easy, and then it's pretty easy and straightforward. If you have any questions, we do have a community made as well recently, so you can ask over there. Next slide, please. Okay, so the required documents. So you need to have one at least, but maximum of 2 letter of recommendation. It can be from, it should be an academic letter of reference. It can be written by a prior supervisor or a professor. It's basically the pattern and guidelines have been shared on their website as well. Then the second thing is a resume. You need to have a resume. Mitacs also has a template available. And the third thing is transcript, your academic transcript. It should show all your marks and grades, and it should have the second page as well, in which it has the grading criteria, etc. Okay, and the fourth thing is a statement of purpose. So basically, the statement of purpose is a statement of purpose or statement of interest. These both are the same thing. So basically, what you want to do is you want to write why are you interested in working in Canada on the project, and why is that project, or why is Canada and research your interest basically. So you need to explain to them how, and you need to convince them basically how are you interested in working in research in Canada. So you need to explain the part where it's
in Canada as well, the dynamic and diverse environment, as well as the part where you're interested in research and what you want to do with your research future in your future goals. Next slide, please. Okay, so shortlisting projects. Okay, first thing you need to do is you need to understand your research interests and career goals. For example, if for me it was the case that I was becoming an electrical engineer, but I was interested in computer science and mostly towards artificial intelligence and machine learning. So I first understood the research interest, my research interest, which was machine learning, AI, and related fields. So then I reviewed different projects and saw the different categories and in which I could actually work. So I then, sorry for the call. Okay, so the next thing was कि मैंने फिर उसमें different projects देखे जो मेरे interest के थे, उनको मैंने accordingly मैंने उनको preference wise किया. You need to check the location as well. आपको अगर for example दो projects में conflicted है कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो आप उसको location के through देख लें. Toronto is a major city, वो काफी अच्छा एक जगह है. उसके बाद you can go to British Columbia, you can go to Alberta. It's मतलब it depends. It totally depends your career goals and what you want to do further. If you want to go to University of Toronto, you can find a project there that you would like. अगर masters के लिए जाना है, you can develop a connection as well. So the next thing is you can, if you don't understand anything in the project description, you can use ChatGPT. It's trust me, it's a cheat code. You will literally understand everything. सब कुछ समझ आ जाएगा और आपको मतलब सब कुछ आसानी से वो बता देगा कि this is this and this is that. So you'll have a good idea about what your project might be about. Then you need to evaluate the requirements and resources. By requirements, I mean there are requirements for the uh, that that the professors want. They want some experience in that specific field. So you need to list them down, you need to learn them as well. So उसके बाद आपने उसका प्रोजेक्ट का पोटेंशियल इम्पैक्ट भी देख सकते हैं और लेवल ऑफ इनोवेशन भी चेक कर सकते हैं. पोटेंशियल इम्पैक्ट के मतलब अगर वो किसी फॉर एग्जांपल किसी चीज में हेल्प कर रहा है या किसी इस तरह सस्टेनेबिलिटी में काम कर, इस तरह रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी के फोकस्ड होते हैं. अगर वो किसी रिसर्च से रिलेटेड जो कि हॉस्पिटल की रिसर्च से रिलेटेड है, तो वो दैट इज डेफिनेटली हाई वैल्यू एंड हाई इम्पैक्ट एज वेल. और लेवल ऑफ इनोवेशन डिपेंड्स टोटली ऑन द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन. तो वो आप चैट जीपीटी से आराम से समझ सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अ लॉट. So the next slide, please. And then you shortlist a diverse shortlist of preferred projects. Okay, so this is the most interesting part. If you have successfully completed the Globalink Research Internship, then you are eligible for another program. This is basically the Globalink Graduate Fellowship. It is something very unique and amazing, I tell you. So basically, if you get into a master's program or a PhD program afterwards, so you are eligible for a $15,000 financial support from Globalink Research, from Mitacs basically. It is not eligible for the MBA program. I should clear that before. It is only eligible in Canada. You cannot receive this scholarship anywhere else. So this is definitely something that might help you a lot in your tuition fees and your living expenses as well. It is, you can receive this in 2 installments. First will be $7,500 in your first semester of that specific program, and अगले वाला भी 7,500 है और वो उसी program उसी के second semester में होगा, second term में. And these funds are directly मतलब आप enrollment को देते हैं. These funds transfer to you to your bank account probably. And the eligibility is basically you need to complete the Globalink Research Internship. And yes, that is all, I think so. Yes. And so this is something and this is something that is very attractive as well. So I would say कि GRI internship मिल रही है, Canada वापस जाओ, masters करो, और masters करने के बाद you move forward. Okay, so I think so this part is for Irtiza, I believe. Irtiza, are you here? Yeah. Okay. So first things first, I'll explain to you कि कौन कौन से documents चाहिए होते हैं and क्या क्या चीजें like work मांगते हैं. ठीक है, I'll just explain it in detail. First, जो सबसे important चीज है ना, that is आपका GPA. ठीक है, since it's an academic, it's a research internship. ठीक है, तो academia and then your excellence in
your subjects and courses. That helps out a lot. क्या हुआ? Okay. After that, there are general descriptions of your skills, background, research, and experience. I'll explain that, or notable achievements. And end पे these parts, जो this part मैंने बोला ना, जो background skills and stuff, all of that comes into the SOP वाला part में, ठीक है? And you need 1 or 2 letter recommendations. These letter recommendations can be given sent by your professors. Okay, so these letters can be sent by your professors, or you can self-upload. Okay, I'm gonna be frank with you. Okay, sometimes in Pakistan and sometimes outside of Pakistan, the professors ask you to write their letter recommendations, and then they'll send it out. They'll just read it off and they'll see कि अगर आपने कोई बहुत एक्स्ट्रा बात नहीं कही हुई, and then they'll send it. मेरे पास दोनों केसेस हुए थे. एक थी जिसमें मेरी I asked my professor who taught me data structures and algorithm, which is like a technical course, and then she said कि मैं खुद लिख के मैं आपको भेज दूंगी. Fair enough. And उसमें you do not have the option कि you change that or you write that yourself or your advantage. ठीक है? Second one was मेरे course sir थे who taught me computer networks, which is also an advanced course in our program. And उन्होंने कहा था कि like just write something, I'll help you out, and फिर इसके बाद I'll sign it for you, and then you can send it. So letter recommendation में जो main चीज़ आती है ना वो है कि you need to, I would suggest is you need to write it from someone जो academia से belong करते हैं and has a relatively high H index. H index is something you can search up online. It is somewhat of a measure of how good of a researcher you are. Okay, so I would suggest आप अपने faculty members से जाकर search करें on Google Scholar, and then you can find out what kind of papers they submitted and what is their H index. जितना बड़ा और ज़्यादा H index होगा उतने बेहतर researcher होते हैं. ठीक है, mostly in case. Okay. So in my letter recommendation जो मुझे अपनी tips मिली थी वो ये थी कि you need to make yourself कि आप अपनी क्लास में और अपने सराउंडिंग में भी you were stood out. So my professor told me कि आप इस तरह लिख सकते हैं कि you are from NUST, and NUST has a very high grading system, और उनकी ना जो स्टूडेंट्स आते भी हैं they are top of the top, and उनमें से भी ना since you have a really high GPA, so you stood out in front of them. ठीक है. Second चीज़ जो आपने बतानी होती है कि how were you academically. ठीक है. Third thing is how are you in your soft skill. ठीक है. And something that stood out, like for example आपका कोई project वगैरह हुआ हो या आपने कोई काम professor के साथ किया हो, which is why they had more confidence in you. तो ये चीजें जो है ना, this is something you need to write in your letter recommendation. I would highly suggest कि use ChatGPT, not to write the stuff, but आपकी जो sentence formation होती है ना, this helped me out a lot. And मेरी masters की जो अभी मैंने recently SOPs and letter recommendations and stuff लिखी थी, they helped me out a lot. ChatGPT helped me out a lot because I was able to find synonyms for words, and मैंने अपने sentence formation सही कर ली, and it looked very nice after I used ChatGPT. So and it would help out a lot अगर आपके किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च का काम किया हुआ है ना, तो उनके हाथ का लेटर रिकमेंडेशन would always be a more preferred. Secondly, अब आते हैं background research internship, which the straight on purpose वाला part. Okay, so you have a very limited range. I think so. It was like 200 to 300 words, characters. I don't remember for sure. And now you need to utilize these to your advantage. What I did was, and what I guess Kamal did, and I think Saad ne bhi yahi strategy apply ki thi, which was we made 2 sections of skills and backgrounds, which जिसमें मैंने, like, since I'm a computer engineering student, so my programming languages, my relations with and work with artificial intelligence, neural networks, Bayesian systems. So point by point and bullet system में ना हम लोगों ने इसको कर लिया था ताकि least amount of words में, least amount of character count में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा explain कर सकें. ठीक है.
Secondly, do write about anything that sets you apart. For example, मेरे लिए जो दो चीजें थी ना जो मुझे एडवांटेज दे रही थी, जो एज दे रही थी, वो एक था GPA and the other one was I had already done a research internship. ठीक है, this cannot be the case for everyone. ठीक है, and अभी तक जितने हुए होंगे, if you have a really high GPA, if you have a research internship, to make it very very obvious and then you मतलब इसको sell करो. Something that you can work on in the next coming weeks or coming months, and इसके लिए हमने Mitacs Pakistan में बनाया, which is start working on projects that have completeness. Okay, so what do you mean by that is कि आजकल के वो देखो जितने भी like fields में काम हो रहा है, I can't give you examples of like social sciences and stuff because I don't know much about them. But I can give you examples of medical imaging or computer vision, artificial intelligence. Do search up on what's going on. Okay, pick a topic and like take a problem, solve it, and then write some documentation on it. This will help you a lot because if you can sell your मतलब काम तो mostly लोगों ने किया होता है, but learning how to sell your work is very crucial and it's very important. तो if you can use sell your work, तो आपका most probably Mitacs में हो ही जाएगा, and a lot of मतलब Mitacs में masters में this helps out a lot. So it's the life skill जो आपको सीखनी ही पड़ेगी if you want to go for graduate studies or research or something like that. Next slide. देखो. Alright, हाँ, इसके अलावा जो चीज़ थी ना resume या CV आपने अपलोड करनी, ठीक है, तो there was like SOP वाला part, there was transcript वगैरह मांगते हैं and they ask you for project selection and LORs के बाद the main thing is CV. So I'm gonna be honest with you, उस वक्त तक I had a decent CV, but I don't think so. I learned so much. Yeah. So the general idea of a CV, what I've learned in past year is that you need to highlight everything and CVs में mostly because CVs are supposed to be longer and उसमें आपकी सारी details वगैरह रहते हैं. So you need to highlight them and then you need to explain them in minimum words possible. Use your words to your advantage. So what do I mean by that? पहली चीज ये होती है कि आप सीवीज में लिखते हो कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है. सेकंड पार्ट में अबाउट में आता है. दिस इज वेरी क्रूशियल एज रिसर्चर या इंटर्न वगैरह के लिए. व्हाई? बिकॉज इसमें आप एक्सप्लेन करते हो कि हु यू आर, व्हाट यू आर करंटली वर्किंग ऑन एंड व्हाट डू यू एम फॉर. if you elaborate your point on कि मैंने आगे जाके मास्टर्स करना है, आगे जाके मैंने रिसर्च वर्क करना है, this puts confidence in and weight to your application because they will feel more comfortable in working with someone जो actually में research में काम करना चाहता है. Second चीज is your education वाला part आता है सीवीज में, ठीक है. एंड एजुकेशन में लोग बस लिख देते हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम एंड देन साथ साथ उनका जीपीएस, एंड समटाइम्स जो जीपीए नहीं अच्छे होते हैं वो लोग लिखते भी नहीं है. बट मैंने जो रिसेंटली एक चीज सीखी है वो ये है कि व्हेन यू आर फिलिंग आउट एप्लीकेशंस एंड सीवीज एंड आप भेज रहे होते हो, तो लुक अप ऑन व्हाट द अदर पर्सन वांट्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने अगर काम किया एआई फील्ड के साथ या इस तरह किसी फील्ड के साथ, तो आई वुड हाईलाइट मेरी अपनी डिग्री के साथ आई वुड हाईलाइट माय रेलेवेंट कोर्सेज या एडवांस कोर्सेज. फॉर एग्जांपल मैंने काम किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मेरा एक कोर्स था, ठीक है. मेरा एक कोर्स था, एआई का कोर्स था, मेरा क्या नाम है, उसका कोर्स था, डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स था, डेटा साइंस के लिए मतलब कोई कोर्स पढ़ाते हैं. तो लुकअप आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करो एंड उनसे रिलेटेड जितने भी आपने कोर्सेज पढ़े ना, जस्ट मार्क देम डाउन. दिस इज योर अबाउट मी एंड देन एजुकेशन. एजुकेशन के बाद any research experience, any internships that you've already done should be highlighted. Some major projects, 2 या 3 major projects पकड़ो and you can write about them, ठीक है, and then you can add some detail of what frameworks you use, what programming languages you used. You can get an idea from my CV या किसी भी CV ऑनलाइन जाके किसी भी CV से निकालो जो someone who is like master student, ठीक है, a PhD student, a master student, इसके क्योंकि they are still working on their CVs and stuff ताकि they can grow, तो they put in more effort. For example, कुछ लोग होते हैं जो
ऑलरेडी मेड इट टू कंपनीज होती हैं या वगैरह वगैरह होती हैं, तो वो they don't put in that much effort into their CVs, but do look up on people जो master student हैं या research के students या PhD के students हैं, ठीक है? So you need to write about basically everything that you've done. Online courses किए हैं, write about them. आपने volunteer work किया, write about them. जो अपने course projects होते हैं, जो आपके semester projects होते हैं, वो भी you can write about them. CV is supposed to give an idea of what you have done with your entire life. Yeah. So make use of that and try to add as much details about that as possible. Can I go to the next slide? Highlight any collaborative projects are related to this work. As I've said, कि इसमें collaborative group research projects play किए हुए हैं आपने, and I would highly suggest in the next coming 2 months आपका summer चल रहा होगा, and you have enough time to ample time to actually work on some research work या some project. So do work on stuff and then ताकि आपके पास जब application process आए तब you have an edge and you can say कि मैंने AI पे काम किया हुआ या machine learning पे काम किया हुआ या computer vision पे काम किया हुआ, etc. I got it. Next slide. Include any extracurricular activities and use concise and impactful language. That this 7th part is very important because I've seen people जो जब अपने projects explain करते हैं, they write sentences and they write like very long details about them, which don't actually give an idea of what the project is, but वो मतलब description लिखने शुरू करते हैं. I would suggest writing 2 to 3 points of like what the overview of the project was, ठीक है? And especially write about कि आपने gain क्या किया, like what useful information did you extract from that, what benefit you came out of that. For example, like let's say कि I had an intelligence system which was able to predict कोई भी disease, ठीक है? But आज तक जितने भी diseases थे ना, उनकी accuracy was about 91%, so I increased that accuracy by to 94% or something like that. So any result that you've actually generated should be mentioned in that, and इस तरह की चीजें ना लिखना बहुत फायदा देता है. Anyways, next. I think Kamal is supposed to go with that. Kamal? कमल आप चेक कर लो कि ये ग्रेजुएट के लिए है या फिर माइटेक्स वाला जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए है. लाइक Hello? आपने एक स्लाइड I'm स्किप तो नहीं कर audible? दी? जी आपने एक स्लाइड Right. स्किप तो नहीं कर दी? आप बस ये नहीं, चेक वो कर लो. असल में वो ऑलरेडी साथ जो है वो कर चुके थे, उसको कवर. ठीक हो गया. ठीक है. इतना से आप कंटिन्यू कर लो. हाँ, ये वाला पार्ट मेरा है, तो इट्स कंप्लीट हो गया. तो बेसिकली हम लोग ये कह रहे थे कि अगस्त और सितंबर में नेक्स्ट बैच ओपन होगा, बट इस टाइम पे ये सेमिनार करवाने का मकसद ये है कि आप लोग के पास जो भी 2-3 महीने हैं, आप लोग उसमें जितनी अपनी मैक्सिमम प्रोफाइल इंप्रूव कर सकते हैं, आप लोग इंप्रूव कर लें. और क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन आपस में नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे होगा और इट विल बी यू वर्सेस स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. तो यहाँ पे आके जब लाइक हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, उन लोग की प्रोफाइल देखते हैं, तो मुझे जो टिप्स खुद भी हेल्प की और मुझे भी सेम टाइम पे इस इंटर्नशिप का पता चला था. उसके बाद मैंने कैसे जो है अपनी प्रोफाइल इम्प्रूव की और मैंने सेम टाइम स्पैन में की थी. तो वही जो पर्सनल एक्सपीरियंस टिप्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी. आज क्योंकि ये रिसर्च इंटर्नशिप है, तो येस, अगर आपके प्रोफाइल में रिसर्च इंटर्नशिप का कुछ आ जाता है या कोई किसी भी तरह से रिसर्च एक्सपीरियंस आ जाता है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि उसमें एक आपके पास फील्ड भी होती है जिसमें आपने लिखना होता है कि
अगर आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप उसके रिसर्च आवर्स बता दें और आपने क्या क्या काम किया हुआ है। तो इसके लिए व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने लिंक्डइन पे डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोफेसर्स को जो है वो ईमेल्स लिखी थी और मैंने उनको ये बोला था कि मेरी अपनी ये प्रोफाइल है, ये कोर्सेज मैंने किए हुए हैं और मैं जो है वो रिसर्च इंटर्नशिप पे इंटरेस्टेड हूँ। आई एम नॉट लाइक रिमोट रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। आपका कोई भी अगर PhD स्टूडेंट है उसके साथ आप मुझे कोलैबोरेट करवा दें और मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो दैट रियली हेल्प मी आउट और मुझे जो है वो टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी गैल्वेस्टन कैंपस है USA में, तो वहाँ से ऑफर आ गई और मैंने रिमोटली उनके साथ 2 मंथ्स काम किया। तो उसके बाद मैंने वहाँ से अपना एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा लिया। तो इफ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि आपने इस इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट होना ही होना है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन 2-3 मंथ्स में। लेकिन अगर वो आपके लिए नहीं भी पॉसिबल तो आप इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस निकलवाने ही है, आप प्रोफेसर से निकलवाएंगे या तो एक रिसर्च इंटर्नशिप से दूसरा अपना निकलवा लें या तो अपना इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप कोई कर ले, वहां से कर ले। बट इवन इफ दैट्स नॉट पॉसिबल तो हम जो है वो ये चाहते हैं कि आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और जैसे कि इर्तिजा ने भी मेंशन किया, आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएं। अब ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो आप लोग कोई सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं, कुछ भी अपना रिसर्च पेपर टाइप कर सकते हैं। तो यही मकसद है कि आप लोग सारे आपस में कोलैबोरेट कर लें और इस टाइम को सही से यूटिलाइज करें। 2 मंथ्स आर मोर देन इनफ कि आप अपनी प्रोफाइल इतनी इंप्रूव कर सकते हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, बाकियों के साथ compete कर सकें। बाकी इट्स अ मैटर ऑफ लक टू, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलेटिव ये चीज़ है कि मे बी आप जिस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेंट्स हों। तो मेरी जो पर्सनल सजेशन है वो आप लोगों को यही होगी कि जब आपने 7 प्रोजेक्ट्स आपने सेलेक्ट करने हैं तो उनमें से जो फर्स्ट 2 आप सेलेक्ट करें वो ऐसे सेलेक्ट करें जिसमें आपके मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो, उनकी QS रैंकिंग अच्छी हो, अच्छे कनाडा में भी अच्छे प्रोविंस में हो, अच्छी लोकेशन हो और आपको थोड़ा लगे कि यार इसमें मुश्किल है लेकिन अगर हो जाता है तो इट विल बी अ रियली गुड पॉइंट। तो उसके बाद आप फिर 3 जो है वो मीडियोकर लेवल की सेलेक्ट करें, लेकिन लास्ट 2 आप ऐसे सेलेक्ट करें और ऐसी यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट करें या तो ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपको लगे कि आपके चांसेस ज्यादा है। उससे फायदा ही होगा क्योंकि आपका मेन मकसद पहले यही होना चाहिए कि समहाउ आप इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो जाए। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का इर्तिज़ा ने भी जैसे मेंशन किया है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वर्ड लिमिट होती है, तो बजाय इसके कि आप लंबे-लंबे सेंटेंसेस लिखें तो उसमें बहुत जो है वो आर्टिकल्स वगैरह में आपके कैरेक्टर्स वेस्ट हो जाते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप बुलेट पॉइंट्स में जो है वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, लाइक हेडिंग दे दें स्किल्स की, स्किल्स की हेडिंग दे दें, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की दे दें, इस टाइप करके हेडिंग्स दे दें और साथ उसमें ना पॉइंट्स में लिखें कि ये चीज़ें आपने की हुई है। उसके अलावा अगर आपने रेलेवेंट कोर्सेज किए हुए हैं जो उससे रिलेटेड है, क्योंकि मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है और मैं आप लोगों को भी वही टिप देती हूँ, लाइक जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स, मैंने क्या किया था कि मैंने पहले 25 प्रोजेक्ट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट किए और मैंने देखा कि उनमें कौन से कॉमन कीवर्ड्स हैं। बिकॉज मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो 2 तरह की शॉर्ट लिस्टिंग हो रही होती है। एक माइटेक्स अपने ओन पे कर रहा होता है और उसके बाद दूसरे जो है वो आपके प्रोफेसर शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं। तो व्हाट आई बिलीव इज कि जो माइटेक्स शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा होता है दैट इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस, और आप लोगों को पता है अगर ऑटोमेटेड प्रोसेस है तो कीवर्ड्स की बहुत बड़ी गेम होती है इसमें। तो हर प्रोजेक्ट के नीचे ना कीवर्ड्स मेंशन होते हैं कि वो कौन सा बंदा ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोजेक्ट मैंने चूज किया वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, मेडिकल इमेजिंग, इस टाइप के कीवर्ड्स मिलेंगे। तो आप उन कीवर्ड्स को कलेक्ट कर लें और जो कीवर्ड्स आपसे रिलेट करते हैं समहाउ, तो आप उन कीवर्ड्स को अपने रेज्यूमे में ऐड कर दें और अपनी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ऐड कर दें। ये चीज़ मैंने की थी और आई थिंक इट्स रियली हेल्पफुल। आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके अलावा आप कुछ भी करते हैं, कोई अपने SOP लिखी, अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाया, आप जो है वो सीनियर्स रहे से जो है वो फीडबैक ले लें या तो कुछ उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। 2 मंथ से आप सब जो है वो बिल्कुल एंड पे ना छोड़ दीजिएगा, अभी से आप स्टार्ट करना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें कि आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस कहाँ-कहाँ से लेने हैं। और ये ना करें कि आप प्रोफेसर्स के ऊपर छोड़ दें, बल्कि आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस खुद लिखें और प्रोफेसर्स को कहें कि अगर ये रिव्यू कर दें और वो इस पे अगर उनको ठीक लग रहा है तो वो इसी को साइन कर दें। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स जो कि आप लोग कर सकते हैं।
और यही चीज़ें जो है वो मैंने फॉलो की थी और 2 महीने के अंदर मैंने 2 रिसर्च इंटर्नशिप का इतना एक्सपीरियंस ऐड कर लिया था। एक मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में ये एक प्रोफ़ेसर से बात की, मैंने उनसे कहा कि मुझे इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे कोई ना कोई काम दे दे, कोई प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट कर दे एंड वहाँ से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल गया और एक मुझे इंटरनेशनल मिल गया। तो ये आप लोग भी ये कर सकते हैं, बट यहाँ पे करने का आपको वो मकसद नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आप ये चीज़ जो अपने आप सोचने शुरू हो जाएँ कि आपकी तो रिसर्च प्रोफाइल भी नहीं है और ना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट मिलेगा, तो आप अप्लाई भी ना करें। अप्लाई आप हमेशा करें और मे बी हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल में कुछ ऐसा हो जो उनको ज़्यादा पसंद आ जाए। ये तो सिर्फ हम अपने एक्सपीरियंस से आपको टिप्स वगैरह शेयर करते हैं। एंड सिर्फ ये जो है वो आप लोग को ये सेशन करवा के हम लोग एक ये एंड नहीं करना चाहते, ये एक गाइडेंस का लाइक मेंटोरशिप वगैरह का। तो वी हैव फॉर्मुलेटेड अ माइटेक्स पाकिस्तान कम्युनिटी और मैमूना आपको जो है वो उसका लिंक शेयर कर देगी। तो ऑल ऑफ द सीनियर मेंबर्स जो कि इस इंटर्नशिप में इस साल आए हैं या तो लास्ट ईयर आए हैं, तो वो वहाँ पे एडेड है। आप उनको जो है वो आप उनसे अपने कंसर्न शेयर कर सकते हो और वहीं पे आप अपने आप को लाइक बाकियों से कोलैबोरेट कर लो। यू कैन टेक्स्ट कि मेरी ये फील्ड है, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम बीए साइकोलॉजी और अगर कोई और बीए साइकोलॉजी का इस ग्रुप में है, लेट्स कोलैबोरेट और वर्क ऑन समथिंग जो कि हम अपने दोनों रेज्यूमे में पुट कर सके। तो इस तरह के लिए एंगेजमेंट के लिए आप लोग के लिए हमने वो कम्युनिटी बनाई है और आपके कोई भी कंसर्न होंगे टिल मतलब ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होते तो आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। बस प्लीज अवॉइड करें क्योंकि सीनियर मेंबर्स हैं तो उनकी प्राइवेसी को अवॉइड करें। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है, हो सकता है सेम क्वेश्चन जो है वो 7-8 लोग फिर वो डीएम में पूछ होंगे, तो फिर हमारे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप वही क्वेश्चन ग्रुप में पूछ लेंगे, हम आपको ग्रुप में आंसर कर देंगे और एक सवाल होगा तो सबका कंसर्न जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर अभी के स्पीकर्स की बात है तो माय नेम इज कवल मेहरीन और उसके बाद साद जफर खान एंड इर्तिजा साजिद। यू कैन फाइंड आवर लिंक्डइन प्रोफाइल्स। और अगर आपने लाइक व्हाट्सएप पे तो हम लोग हैं ही, बट आई पर्सनली प्रेफर कि आप मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर लें अगर तो आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप। लेकिन अगर आपको इशू नहीं है व्हाट्सएप में पूछने का ग्रुप में, तो आप ग्रुप में पूछ लें, हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद वी हैव सम ऑफ द कॉमन यस दीज आर सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस जो कि मुझे गूगल फॉर्म से मिले हैं। साद और इर्तिजा अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो एक एक करके प्लीज आंसर कर दीजिए। Okay, sure. Okay, the first question Person. is, Mhm. I'll just read the question or Saad, Irtiza, me, and then we can just follow the same procedure. Is it necessary to come back to Pakistan after the completion of this internship? Saad, would you like to answer this question? Saad, are you here? Irtiza? Yeah, I'm here. Okay. Saad, I don't know. Khair, is it necessary to come back to Pakistan? Yeah, definitely. जो आपको वीजा मिलता है ना माइटेक्स की वजह से, वो एक स्ट्रैटेजी की वजह से मिलता है। इट्स कॉल्ड द ग्लोबल स्किल स्ट्रैटेजी। द पर्क ऑफ दैट इज कि आपको वीजा जो मिलेगा वो 2 वीक के अंदर या 3 वीक के अंदर बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है। द कॉन ऑफ दैट इज कि वो जो वीजा मिलेगा आपको वो 100 डेज का आई गेस वीजा मिलता है। एंड उसके बाद डू नॉट ओवरस्टे योर overstay your stay in Canada, because अगर आप पकड़े गए and then you come back, you're never gonna go back. Trust me. So yes, you have to come back to Pakistan. Okay, the second question is for Saad. Is CGPA the only criterion to hire for such internships? Saad, would you like to answer this one? Yes, sure. So basically, yes, CGP is definitely one of the key indicators, and they'll see the minimum requirement is reached. And if you have a good CGPA, you have higher chances. But definitely, experience is something, and research experience is also mandatory to some extent, because the people will judge you through experience, and if they'll know that you are a person who's into research and who has done research before as well. So you have higher chances to get into this program. Thank you, Saad. Okay, so does my portfolio need to be full of research papers to be eligible for this program? I have explained
लिए कि रिसर्च पेपर होना ज़रूरी नहीं है, रिसर्च एक्सपीरियंस आपका हो जाए, वेदर वो रिसर्च इंटर्नशिप हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बताया कि 2 महीनों में आप लोगों को पता है कि कितनी रिसर्च हो सकती है। मैंने मोस्टली लिटरेचर रिव्यू में, डेटा कलेक्शन में, इन चीज़ों में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, बट स्टिल वो रिसर्च एक्सपीरियंस आपको काउंट होता है। Okay, again, it is for you. Is the program only for students in the engineering program? No. I've had friends over there. They're working on history and geology and different courses. So yeah, this is not definitely not for engineers only. किसी भी domain से आप निकालो, and there are 13,000 projects. तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा आपकी field से related. Thank you. Saad, for you, what should I do if the internship happens to be during my semester classes? Okay, so you have time between May 31st to October. You can select a time between that, and it is mostly universities में summer vacations होती हैं, and that is almost about 11 to 12 weeks. So you can obviously find some time around that, and you can talk to your supervisor about that as well. So that would definitely help you out. What level of skill set is required for a particular field? तो it depends, अगर जिस तरह मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आपका CGPA मोस्टली, या ये भी हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट प्रोफेसर ने अपलोड किया हुआ, आपके पास कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, आपका स्किल सेट इतना नहीं है लेकिन उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ें जो है सब बहुत ज़्यादा रिलेटिव है, बट यू स्टिल हैव 2 मंथ्स। मैंने आपको कहा है कि आप अपने कोर्सेज कर ले कोर्सेरा से। इवन आप BS साइकोलॉजी में है ना, यू शुड हैव सम कोर्सेज आपके फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब अंडर ग्रेड के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इट्स बेटर कि जितना आप कर सकते हैं इन 2 मंथ्स में आप अपनी प्रोफाइल इम्प्रूव कर लें। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट्स रिपीटेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन, सो इट इज विल यू आंसर दिस वन, विल अ सर्टिफिकेट बी गिवन एट द एंड? Yes, मेरे पास अभी like आपको जो सर्टिफिकेशन मिलती है वो आई गेस दिसंबर के एंड में मिलती है, बट यस डेफिनेटली दे गिव यू अ सर्टिफिकेट जिस पे लिखा होता है कि आप माइटेक्स के लिए थे एंड यू वर्क अंडर दिस प्रोफेसर, मतलब अपने प्रोफेसर का नाम लिखा होता है, आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ होता है, एंड देन आपका ड्यूरेशन भी लिखी हुई होती है, आई थिंक। Okay. Are there any places for management students as well? How to explore research in general if not selected here? Saad? Okay, so for management students, you can have projects for management. Let me think. I think so that for management, you can have projects that might be related to that, but it's not related. But it should not be something. The GGF program is not for management students for the MBS specifically. While this is definitely, there are projects that you can go for that might need management students, DBA, and yeah, alike. And for the second part of this question, how to explore research if not selected here. If you are not selected, don't be don't. It's nothing. It's not the end of the world. You can definitely go onto your lab or ask people around to see if there is an opportunity. You can work with the lab. You can work with any supervisor or anything for research. You can become an RA in your university, research assistant, and you can get paid as well on the side. It's not a pay, it's usually a stipend, but yeah, that definitely helps. So you can work along with potential PhD supervisors if they have a lab and proper workflow. Okay. So the next question is for me. How to persuade your family to allow you to go to Canada for an internship? एक्चुअली मुझे ये 2-3 रिस्पॉन्सेज यही मिले थे। थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर आपको फंडिंग दे रहे हैं और इट्स रियली सिक्योर, आप लोग को सिर्फ वो वैसे ही नहीं छोड़ देंगे, बल्कि आप लोग को यहाँ पे माइटेक्स के मेंटोर्स अलॉट होते हैं। उनका प्रॉपर काम ही ये होता है कि वो हर वीक जो है वो आपसे कनेक्ट करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। इवन बिफोर कमिंग टू कैनेडा वो आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हर वीक आपकी एक मीटिंग होती है, और थ्रू आउट लाइक योर स्टे हियर, आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई भी मसला होगा। बेशक आप लड़का है या लड़की है, कोई इस टाइप का इशू नहीं होगा, बट अगर आप, ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज पे और आपकी फैमिली की भी प्रायोरिटीज पे। बट आई वुड पर्सनली से कि शुरू में होते हैं कुछ फैमिली को कंसर्न्स, बट कैनेडा इज अ रियली सेफ प्लेस, और सो फार मुझे जो है वो कोई मसला नहीं हुआ। कभी कभार रात को इवन लेट भी हो जाता है, तो इट्स रियली सेफ। आप कर सकते हैं, आप कन्विंस तो आप पे ही है।
So is this a remote opportunity? Irtiza, this question is for you. यस यस काफी दफा ये होता है कि बच्चों को वीजास नहीं मिलते हैं, स्पेशली आई थिंक सो दैट हैपेंड इन कोविड, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। नॉट श्योर कि वो गए थे बच्चे या नहीं गए थे, लेकिन देयर वाज अ लिस्ट जिसमें ना लिखा हुआ था कि कितने एम्बेसडर्स हैं जिन लोगों ने रिमोट किया ऑन साइट किया है। The downside of remote internship is that one, you're not going to Canada and you're missing out on a great opportunity. Trust me, it is one of the best times of my life, and आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कितना अच्छा था वो टाइम। और सेकेंडली साथ साथ आपकी जो आपको मिलती है ना स्टाइपेंड मिलता है, आई थिंक तो वो स्टाइपेंड बिल्कुल भी नहीं मिलता। आई हर्ड कि वो कुछ चीज़ें मतलब पे बैक करते हैं, देयर सपोज टू डू दैट कि वीजास के लिए भी पे कर दें सारी चीज़ों के लिए, लेकिन एज फार एज आई रिमेंबर टॉकिंग टू पीपल, दे सेड कि हमें स्टाइपेंड नहीं मिला फॉर रिमोट इंटर्नशिप। Okay, so the next question is also for you. Should we make a career in data science or product design? What are the research opportunities in product design? Product design का मुझे नहीं खास करके पता, because like I don't even know what like if it's related to design in general या फिर something else. But data science, yes, with the incoming field of data mining and stuff, and मेरा जो अभी next काम जो है ना मेरा मास्टर्स का काम होगा, that will be also be related to data mining. So if you have an understanding of how what data science is, and analysis of data and understanding of biasness and stuff, so that would help out a lot in further studies as well. So yes, definitely look for data science opportunities and I would try also to study like them. to, yeah, thank you, Irtiza. I would also like to add something here. When I was like searching for the projects, तो मुझे काफी ज़्यादा ऐसे projects मिले थे that were related to UI UX और product design, क्योंकि मेरा वो field of interest नहीं था, तो मैंने बहुत ज़्यादा explore नहीं किया। But trust me, आपको blockchain, ये तो सिर्फ मैं engineering field से related बता दी हूँ ना। Even यहाँ पे जो students आए हैं, they are from environmental background. Some of them are doing research on business, some of them are chemical engineer. तो आपको इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ आपकी फील्ड से रेलेवेंट मिल जाएगा। और डायरेक्ट भी नहीं मिलती रेलिवेंसी, तो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि आप अगर इनडायरेक्ट आपकी फील्ड का किसी और चीज से रिलेट हो रही है, इवन आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है और उसमें आपको इंटरेस्ट है, कोई प्रोजेक्ट किया है और उससे रेलिवेंट भी प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, तो आप उसमें भी कर सकते हो। तो दैट्स नॉट अ लाइक अ बिग डील। Okay, as a CS undergrad, what are the main areas on which I will get the chance to do research? I've already mentioned that बहुत ज़्यादा आपको starting from blockchain, web, app development, machine learning, data science, crypto, game development, आपको हर field से related जो projects मिल जाएंगे, तो वो मसला नहीं है। और what was the hardest part of the application process? Irtiza, would you like to answer this one? What was the hardest part? Yeah, honestly, it's like a simple process, but getting to like जो आपके पास sorry SOPs वाला जो काम है और रिसर्च वाला काम जो है, आपके पास वर्ड काउंट कम होती है, एंड देन यू नीड टू स्पेसिफाई एंड देन यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि आप कौन कौन से काम को मतलब शो करना चाहते हो। तो आई गेस दैट इज अ बिट हार्ड। और सीवीज बनाना, ट्रस्ट मी, अभी भी लाइक आई एम स्टिल लर्निंग ऑन हाउ टू मेक अ गुड इनफ सीवी। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि किस तरीके से बनाना है। और आई गेस वो LOR भी दिखना भी ना, लाइक ऑल ऑफ इट इज लाइक थोड़ा थोड़ा काम, ठीक है। इट्स नॉट द हार्डेस्ट पार्ट, कोई काम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इट्स समथिंग लाइक LOR आपको पहली ड्राफ्ट में आपको ऑब्वियसली नहीं सही लिख सकते, दूसरी तीसरी चौथी बार या पांचवी बार आपका ड्राफ्ट सही होता है, एंड बाकी चीज़ें भी ना लाइक एक दफ़ा देख के नहीं करते। इट्स आई गेस 1 मंथ का लॉन्ग का टाइम होता है आपके पास, एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो डू मतलब रिवाइज ऑल ऑफ दैट ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, यहाँ मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से मेंशन करूँ तो मेरे लिए हार्डेस्ट पार्ट जो था वो प्रॉब्लली थे प्रोजेक्ट सिलेक्शन था, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा वास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो चीज़ें शॉर्टलिस्ट करना कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, कौन से प्रोविंस को टारगेट करना है, किस तरह मतलब आपने ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, लाइक 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट हो कि आपकी इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन। तो मेरे लिए हार्डेस्ट पार्ट जो था वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन का था।
पर्सनली। और आई थिंक अगर आप ये चीजें थोड़े से स्मार्टली कर लें तो यू कैन गेट इनटू लाइक दिस इंटर्नशिप। और बेशक आपका एक्सपीरियंस ना भी इतना अच्छा हो, बाकी चीजें ना भी हो, अगर आप अभी से ये 2 महीने से इसे यूटिलाइज कर ले तो इजीली आपका हो सकता है। और यस, इट्स अ पेड इंटर्नशिप, ऑलरेडी मेंशन इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन के सब कुछ फुली फंडेड है। सो ये तो सिर्फ फॉर्म्स में आए थे। अगर अब जो है वो इफ यू गाइस हैव एनी लाइक क्वेश्चंस other than this, तो आप लोग बता दें and we'll just enable the mic for you guys, और फिर after that we'll end the session. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि लाइक मेरी यूनिवर्सिटी इसमें लिस्टेड नहीं थी अमंग दो 7 यूनिवर्सिटीज, एंड आई स्टिल बिलोंग टू लाइक टॉप 5 बिजनेस स्कूल्स में से हूँ पाकिस्तान के, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड आई एम अ डिसेंट स्टूडेंट, एकेडमिक राइटिंग का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैंने लाइक पूछना था, व्हाट्स द क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी को ऐड करने का इसमें, कि माइटेक्स की तरफ से क्या क्राइटेरिया होता है, बिकॉज आई नो द रेक्टर एंड आई नो द हेड ऑफ माय डिपार्टमेंट, बिजनेस स्कूल का जो हेड है, तो मे बी आई कैन कन्विंस देम टू ऐड आवर यूनिवर्सिटी है। तो मे बी मेरे लाइक फ्यूचर स्टूडेंट्स को हेल्प कर दे, अगर प्रोसेस जल्दी हो जाता है तो मे बी आई कैन अप्लाई टू दिस प्रोग्राम एज वेल। थैंक यू जैन फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। लाइक ये चीज़ जो है वो मैं स्पेसिफिकली इसलिए आंसर करना चाह रही हूँ क्योंकि जब मैं खुद ये स्लाइड्स भी प्रिपेयर कर रही थी तो आई थॉट कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं आगे अपने फ्यूचर जूनियर्स के लिए ये चीज़ कर सकूं। तो मैंने इसकी रिसर्च की थी, बट माइटेक्स ने क्लियरली अपनी साइट पे लिखा हुआ था कि लाइक यूनिवर्सिटीज कैन नॉट बी एडेड, और कोई ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है कि वो फिल करेंगे हम लोग तो वो ऐड करेंगे। तो ये माइटेक्स ने खुद ही अपने तौर पे सेलेक्ट की हुई है। बट स्टिल अगर आप हो इस चीज को लेकर मोटिवेटेड तो मे बी आप उनकी जो कोई कांटेक्ट वाला कुछ होगा आप उनसे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैंने ये चीज तो ट्राई नहीं की, बट यू कैन ट्राई दैट। Irtaza, would you like to add something? Also, yeah, I would like to add something कि since पाकिस्तान बहुत recently आया, like last year ही आया, तो obviously बात है they don't know much about different schools in Pakistan, different universities in Pakistan. तो like इस साल भी GGF के लिए जब मैंने अप्लाई किया था तो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था. We emailed them a bit and I think तो मेरी second email या third email के बाद उन लोगों ने reply किया था. They said कुछ को उन लोगों ने शुरू में बोल दिया था कि just apply it via India. बट मैंने थोड़ी देर के लिए मतलब आई वाज कंसिस्टेंट विद माय स्टफ, तो पाकिस्तान का नाम ऐड हो गया था फॉर जीजीएफ प्रोग्राम बिकॉज वो नया नया आया था तो दे डिडंट अपडेट इट. तो आई वुड डेफिनेटली हाईली सजेस्ट कि लाइक टॉक टू योर, अगर प्रोफेसर के थ्रू नहीं करना तो एटलीस्ट गो टू देयर हेल्प डेस्क mytest.ca आई गेस. तो उनको करते रहो, ईमेल करते रहो, एंड देन सम टाइम लेटर ऑन यू विल गेट अ रिस्पांस कि एटलीस्ट कि होगा या नहीं होगा या किस तरीके से होगा. दे कैन हेल्प यू विद दैट डेफिनेटली. तो मैं मेरी तरफ से यही है कि बी पर्सिस्टेंट विद देम, कीप emailing them and then ask them कि add the school or something like that. I know it's bugging and other stuff, but लेकिन कभी कभी आपको कुछ करना ये वाले काम करने पड़ते हैं to get some recognition out there. Yes, Amna. You have raised your hand. Do you have any question? Am I audible? Yes, you are. Assalamu alaikum. पहले तो thank you for holding this session. It's been very helpful. मैंने accommodation से related पूछना था, आप लोगों को dorms में तो नहीं accommodate कर रहे हैं ना, आपको उन्होंने वो fund करते हैं लेकिन फिर उसके बाद वो accommodation ढूंढने में फिर आपकी help करते हैं, मतलब वो वाला process कैसे होता है? पर आमना वो काफी बात की मतलब बात है, लेकिन वो इजीली आई वोंट से इजीली हो जाता है, बट हो जाता है। वो आपको फंड करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो डॉर्म्स प्रेफर करते हैं, बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस डॉर्म्स जो है वो जनरली अभी आपके एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है मेरी, क्योंकि रिसर्च यूनिवर्सिटी टोरंटो में है तो यहाँ पे डॉर्म्स काफी एक्सपेंसिव है। ऑल्दो जितना वो मुझे पे कर रहे हैं उसमें मेरी डॉर्म्स की फी जो है वो कवर हो जाती है और एक्स्ट्रा कुछ बच भी जाते हैं, बट आई वांटेड समथिंग
के जिसमें लाइक कुछ मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस है, तो मैंने प्राइवेट अपार्टमेंट बुक किया था। तो आप फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो, कुछ साइट्स होती हैं, वहाँ से आप जो है वो कर सकते हो। तो वो अगर मतलब इंशाल्लाह अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं आगे, तो फिर हम लोग माइटिक्स के जो ग्रुप है, जो कि इसके चैट के मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ चैट में, तो आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हम आपको एक और सेशन कंडक्ट कर लेंगे और उसमें हम आपके आगे वीजा प्रोसेस और इन सब चीज़ों को ना डिटेल में गाइड कर देंगे आपको। तो वो मसला नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू। वेलकम। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था कि इसमें जो ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड होती है वो ऑफिशियल होती है या अनऑफिशियल भी एक्सेप्ट करते हैं ये? इट्स द आप जो आप इसके लिए अनऑफिशियल भी यस अनऑफिशियल ट्रांसफर भी इट्स फाइन यू डोंट नीड टू गेट इट स्टैम्प और एनीथिंग। मैंने मेरे एटलीस्ट इन माय केस मैंने अनऑफिशियल ही दी थी। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप ऑफिशियली करवा सकते सारा कुछ। ओके, थैंक यू वेरी मच। Muhammad Farhan, I guess yes. Do you have any question? अगर किसी का कोई और सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं, वरना चैट में जो है वो मैंने आप लोगों के साथ एक डिस्कशन ग्रुप का लिंक शेयर किया है। तो दैट इज एक्चुअली द माइटिक्स पाकिस्तान के ऑफिशियल कम्युनिटी दैट वी हैव स्टार्टेड, और आप वो ज्वाइन कर ले, और कोई भी अगर इन मतलब लाइक लेटर ऑन कोई कंसर्न हुआ तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। Am I audible? Yes. I have a question. I am an esteemed student, Okay. and as you have mentioned earlier that you must have a research profile, and I have a question that if it is possible that we do a research project with some of our fellows, irrespective of a associate professor or a professor, so is it necessary to do with a professor, or can you collaborate with a fellow or class fellow to do the project related to the research? सी रिसर्च प्रोजेक्ट लाइक आप अगर प्रोफेसर के साथ करते हो तो मैं पर्सनली तब भी रिकमेंड करती हूँ कि अगर प्रोफेसर के साथ कर रहे हो तो बेहतर है कि रिसर्च पे ही कर लो। फिर अगर 2 महीने की इंटर्नशिप करने या अभी भी लाइक नर्स्ट में अगर आप हो ना, तो ट्रस्ट मी यहाँ पे प्रोफेसर जो है आपने जाके सिर्फ उनको नॉक करना, उनसे बात करनी कि सर मैंने इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है और कोई भी रिसर्च लैब है मुझे उसमें कोई काम दिलवा दे, तो वो दिलवा देंगे। इट्स रियली इजी। नर्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे कभी कोई रिसर्च वाले काम करने में कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अपने फेलो के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप देख लो, अगर आप कर सकते हो तो आई वुड पर्सनली से फिर आपके प्रोजेक्ट बेस्ड कर लो, लाइक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कर लो, क्योंकि दैट इज समथिंग जो आप लोग करते आए हो। तो वो अपने फेलो के साथ अगर कोलैबोरेट कर लेते हो उसमें, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट भी अगर आपके सीवी में होगा तो दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। बट अगर आप नर्स में हो ना, तो आई वुड से कि आप गिव इट अ ट्राई। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से प्रोफेसर बहुत अकोमोडेटिंग है। जी, बात आपकी ना बिल्कुल बात ठीक है। मैं ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बेसिकली एक प्रोफेसर हैं हमारे, तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। बेसिकली एक प्रोजेक्ट है उनका, वो है रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव रिलेटेड है वो। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है वो एआई वाली साइड पे। तो क्या मुझे ये मेंशन करना चाहिए कि मैं एक प्रोजेक्ट कर चुका या कर रहा हूँ एक प्रोफेसर के साथ जो कि रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव रिलेटेड है? यस, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो चेक कर रहे होता है ना आपको। कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, लाइक आपने रिसर्च किया है तो आपने लिटरेचर रिव्यूज किए हैं, कोई क्वेश्चनर्स कंडक्ट किए हैं, या रिसर्च आवर्स आपको एक जगह पे इनपुट करने पड़ते हैं। तो दैट इज इन मैटर। अगर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे फील्ड में और आपका इंटरेस्ट किसी और में है, तो देयर आर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो स्कॉलर्स इस दफा आए हैं। लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि एक मेरे साथ जो है वो स्कॉलर है, वो खुद जो है वो बीबीए कर रही है, लेकिन उसने एक मैथ्स का प्रोजेक्ट किया था और अभी उसके जो प्रोजेक्ट है वो मैथ्स से रिलेटेड है। सो वो मसला नहीं है। अगर आप कुछ और करना चाहते हो और ऑलरेडी प्रोफेसर के साथ कर रहे हैं, तो फिर आप अपने किसी फेलो के साथ कंट्रीब्यूट कर ले, एक अच्छा रिसर्च नहीं सॉरी अच्छा प्रोजेक्ट कर ले अपने रिज्यूमे में ऐड करने के लिए। जी ठीक है, थैंक यू। नाउ आई गॉट इट। एनीवन एल्स? Yes, I would like to ask.
Yes, go on, please. First of all, thank you for organizing such a wonderful event. It seems very helpful. I'm an aspiring master's student, so I want to ask: can we expect this opportunity opening up for a future master student? Irtiza, would you like to answer this one? Yes. यार बात ये है कि this specific opportunity, Globalink, जो Mitacs Globalink वाली opportunity है, that is for bachelors only, या bachelors plus masters वाली थी. लेकिन there are other opportunities. I think so. One of them is called Accelerate, और एक और भी थी, I don't remember for sure. But you can go to mitacs.ca की website. वहाँ पे I think so 4 programs हैं उनके पास अभी, 4 या 5 programs हैं. तो do search it up. वहाँ पे हमारे पास we don't have enough ample information about those because हम लोगों ने वो काम किया नहीं है. We know about GGF because we are eligible for that and I personally have applied for it. So I know कि उसमें क्या होता है, लेकिन for specifically just for master student I don't know कि ये कौन-कौन सी internship है इनके लिए. आई थिंक अगर आपको सवाल इससे है कि यही स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए इन फ्यूचर हो सकती है या नहीं हो सकती, तो दैट रियली डिपेंड्स कि जो भी अब फ्यूचर इंटर्न्स हैं वो कोई ना कोई एफर्ट कर रहे हैं ताकि बाकियों के लिए आसानियां हो जाए. जैसे इर्तिजा ने उनको थोड़ा बहुत पुश किया, तो अभी हम लोग जो है वो ग्रेजुएट ग्लोबल फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल है. तो अभी हम लोग माइटिक्स कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं, और इस तरह अगर आप एफर्ट करें तो मे भी हो सकता है कि जिस तरह बाकी कुछ कंट्रीज में मास्टर्स के स्टूडेंट भी एलिजिबल है, तो मे बी एट सम पॉइंट पाकिस्तान के लिए भी ये हो जाए. But as for now, it's not. Okay, got it. Thank you. Thank you so much. Tayyibul Hassan, do you have any questions? Can you hear me? Yes. Okay, so first of all, it was a great session. It was very helpful. Thank you so much. I had 2 questions. First of all, ये पूछना चाह रहा था मैं कि Mitacs के जो इंटर्न्स होते हैं उनसे उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, कि क्या वो पब्लिकेशन करें या वो प्रोजेक्ट्स पे काम करें, क्योंकि कुछ रिसर्च इंटर्नशिप्स ये होती हैं कि उनका एंड गोल ये होता है कि आपने कोई पब्लिकेशन ही करनी है, और कुछ ये होते हैं कि उनके पास पहले से प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट फेज में वो कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं. एक तो चीज़ ये पूछनी थी, और दूसरी ये कि ये रिसर्च जो है ज़्यादा लर्निंग ओरिएंटेड होती है या ज़्यादा अप्लाइड होती है, कि आपको चीज़ें पहले से आनी चाहिए, या ये दूसरा सवाल था मेरा. काइंडली ये 2 किए गए. ओके, लर्निंग और अप्लाइड का इर्तिजा आंसर कर देंगे, और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आप रिपीट करेंगे. सॉरी. What is the expectation from the intern? कि वो पब्लिकेशन करे कुछ या क्या अच्छा, करे? देखो यहाँ पे ऑल्दो आप रिसर्च इंटर्नशिप पे आए होते हैं, जब मैं आई थी तो मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता था कि उनकी मेरे से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन दे नो कि आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हो, और वो आपको लाइक इस तरह नहीं होता कि वैसे ही छोड़ देते हैं. आप मोस्टली या तो प्रोफेसर की जगह, जैसे मैं काम कर रही हूँ ना, तो मेरे प्रोफेसर के अंडर एक पीएचडी स्टूडेंट है, मैं उनके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हूँ. तो जो भी मुझे कंसर्न्स वगैरह होते हैं, मुझे गाइड करने के लिए प्रॉपर वो पीएचडी के स्टूडेंट हैं. और अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो वेरी फर्स्ट डे ऑफ माय इंटर्नशिप, तो मुझे प्रोफेसर ने मुझे बोला था कि आई जस्ट वांटेड कि मैं आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूँ जिसमें आप लोग खुद कुछ सीख सके और कुछ कर सके अपनी लाइक प्रोफाइल बेहतर करने के लिए. अगर आप 3 मंथ्स में अपनी 3 महीनों में मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती ना, तो आई डोंट केयर. तो अब आप पे अगर आप वाकई में अपने कुछ करना चाहते हैं, तो you have the lab, you have all the resources, and you have the project and the PhD student to supervise you. Now it's totally up to you. तो सिर्फ मकसद कहने का है कि बहुत ज़्यादा आगे प्रेशर नहीं होता, तो इट्स सही है, इतना वो नहीं होता. आप बस अभी जो कर सकते हैं फोकस वो यही है कि 2 महीनों में ना अपनी प्रोफाइल इतनी इम्प्रूव कर ले. आपका पहला मकसद ही सिलेक्शन का होना चाहिए, बाकी सब हो जाता है. और इर्तिजा, आप आंसर करोगे रिगार्डिंग दी टाइप ऑफ रिसर्च के अप्लाइड होती है या मोस्टली या प्रोडक्शन में होती है या लाइक प्रोडक्ट बेस्ड होती है? First thing, so I will agree with you 100%. जो आपने बात किया कि they understand that you're an undergraduate student. At this point, after your second year या third year के बाद, you don't have that much experience with like technical fields. तो और पहली बात तो ये है कि they understand that you're undergraduate student, ठीक है. और उसके बाद सही बात की है कि
मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आपके पास एक सुपरवाइजर होता है एंड सुपरवाइजर के अंदर पीएचडी का स्टूडेंट होता है. एंड थर्ड थिंग आई वुड highly like to point out is कि if they do provide you an opportunity to publish a paper, definitely go for it and you should wish के होनी चाहिए. ठीक है, मेरे प्रोफेसर के साथ नहीं था. मेरा जो काम था उसमें we just researched about a bunch of field. पहले हम लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किया. ठीक है, तो इस जो आपका सेकेंड वाला सवाल था उसको भी मतलब I'll answer that as well. ये लर्निंग एक्सपीरियंस भी है और साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन है. ठीक है, तो after you search up on different ideas or different research, you're supposed to implement them, gather some results, and then उसके बाद ना make some useful information about that. ठीक है, so that most cases में होता है कि आपकी जो PhD students हैं, they use that information for their research as well. लेकिन it's a part of both. ठीक है, learn करो and साथ साथ implement करो and then you understand how research works. So yeah, I think so that answers your question. और एक और चीज जो थियोरेटिकल है प्रोडक्शन बेस्ड है ना, ये काफी ज्यादा डिटेल जब आप अप्लाई कर रहे होते हो ना, तो उस प्रोजेक्ट के लाइक एब्स्ट्रैक्ट से भी आपको पता चल जाता है कि ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है. नॉनदलेस आप मतलब इस तरह नहीं होगा कि आपके ऊपर सारा का सारा छोड़ दिया जाएगा बर्डन. यहाँ पे होंगे पीएचडी के स्टूडेंट्स, होंगे मास्टर के स्टूडेंट्स भी इवन होते हैं लैब्स में आपको असिस्ट करने के लिए, प्रोफेसर होते हैं एंड दे रियली अंडरस्टैंड कि आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हो. तो you don't need to worry about all those things right now. अभी जो चीज कर सकते हैं आप लोग, जो सेशन अरेंज करने का मेन मकसद था वो यही था कि वर्क ऑन योर लाइक इम्प्रूविंग योर प्रोफाइल बिफोर द नेक्स्ट बैच. यस यार, इसमें एक छोटी सी एक बात पूछनी जी, थी कि अब जो नस्ब में आप लोगों को तो पता होगा कि जो रिसर्च होती है वो रिसर्च बराए रिसर्च ही होती है, कोई अपनी उसमें यूजफुल चीजें नहीं होती. तो एक ही बिल्कुल. चीज पूछनी थी कि उधर क्या मेयार है रिसर्च का, मतलब नस्ब के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में? वो देखो रिसर्च प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है. लेट मी टेल यू अपने लैब के बारे में बताती हूँ. सो हमारे लैब में जो वो 2 प्रोजेक्ट्स अभी हो रहे हैं. तो जो दूसरा प्रोजेक्ट है उन वहाँ से एक इंडियन इंटर्न है. आप लोगों ने आईआईटी का नाम सुना होगा इंडिया में, अगर दैट इज वन ऑफ द Yes. बेस्ट लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी के फील्ड में ना सबसे बेस्ट है. तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ये जैसे यहाँ पे नस्ट प्लम्स ये सब है तो वहाँ पे वो है. तो वो आईआईटी से है. तो उसका प्रोजेक्ट क्या है, उसका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मैथमेटिकल रिसर्च प्रोजेक्ट है. अब दे आर ट्राइंग टू लाइक डेवलप अ मेथड जिससे ना मशीन लर्निंग मॉडल की रोबस्टनेस चेक हो सके. तो अब वो बिल्कुल स्क्रैच से कुछ न्यू करने की कोशिश करे. अब जो मेरा प्रोजेक्ट है दैट इज मोर ऑन द एप्लीकेशन साइड. लेकिन एप्लीकेशन साइड में क्या है कि ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स पे अभी तक इतना काम नहीं हुआ हुआ. तो ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स को हम लोग किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो मेंटल हेल्थ की फील्ड है उसमें. तो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस कि आपको किस टाइप का चाहिए. वो आपके पास ही होगी पूरी अथॉरिटी कि आपने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा तो आप कर सकते हो. और मोस्टली जो है वो प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स अच्छे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं एप्लीकेशन बेस में. तो आपको पता है कि कोई नोवेलिटी होती है, बस थोड़ी सी नोवेलिटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं या कुछ न्यू चीज़ों के साथ टेस्ट कर रहे होते हैं. उसके बाद अगर आपने मैथमेटिकल जाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा खवारी भी होती है जैसे कि वो जो आईआईटी के स्टूडेंट आई नो वो कितना खवार होता है रोज. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. यस, आई होप कि मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया है. शैल आई मूव फॉरवर्ड? तैयब, यस, थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू. वेलकम. शहरयार, मुझे सिर्फ Assalamualaikum. relevant I hope I'm बात audible. पूछनी. यस यू आर. I just wanted if you could elaborate on the cold email process जो आप LinkedIn के जरिए आपने प्रोफेसर्स को अप्रोच किया था. ओके, तो देखो अब मोस्टली जो है वो अब क्या मैं बताऊँ, आई डू हैव अ गुड लिंक्डइन प्रेजेंस जो कि मुझे काफ़ी हेल्प आउट करती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा लेकिन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से पता नहीं चल रहा होगा. तो व्हाट हैपेंड इज कि मुझे चाहिए थे रिसर्च अपॉर्चुनिटी और तब मैंने नस्ट में कुछ प्रोफेसर्स को ऑलरेडी कहा हुआ था. बट क्योंकि वहाँ से मुझे भी रिस्पॉन्स नहीं आया था तो आई थॉट कि व्हाई नॉट गो फॉर इंटरनेशनल प्रोफेसर्स. तो मैंने कुछ इंटरनेशनल प्रोफेसर सर्च किए. तो मोस्टली फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किसी पाकिस्तानी प्रोफेसर को टारगेट करूं जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं. तो आई सर्च दिस प्रोफाइल ऑफ लाइक लिंक्डइन में मैंने सर्च की थी, उनको दूसरी तरह ईमेल नहीं की थी. तो मैंने उनको बताया अपने प्रोफाइल का. मैंने उनको मैसेज किया कि हाय माय नेम इज़ दिस और मैं ये पढ़ रही हूँ और मैंने ये कोर्सेज किए हैं. और मैंने उनको बताया कि मैं एक रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ
लेकिन मुझे उसके लिए रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, तो आई सीन कि आपकी ये लैब है, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन योर वर्क। तो इज इट पॉसिबल कि अगर आप मुझे किसी पीएचडी स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करवा दें, मैं रिमोटली काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, एंड आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्टाइपेंड वगैरह या कुछ इस टाइप का, तो उनको कोई मसला नहीं होगा, कोई फ्री में काम करके दे रहा है तो उनको क्या इशू होगा? तो you can get LOR from there. 2 महीनों में यही हो सकता है। बट ऐसे नहीं करना, बहुत जेनेरिक है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, अगर वो ईमेल करते हैं या इवन लिंक्डइन पे अगर मुझे भी कोई मैसेज करेगा ना, तो वो सिर्फ हाय अस्सलाम वालेकुम लिखकर ना वो बस छोड़ देते हैं। मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। अगर कोई मुझे एक ही दफा डिटेल अपना मसला बता देगा तो आई विल जस्ट गो विद दैट, और मुझे लगेगा मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मैं उसको प्रॉपरली जो है हेल्प आउट करूंगी। और मोस्टली जो पाकिस्तानी प्रोफेसर्स है जो बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, वो पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो डू मतलब मेक देम योर फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपने ये वाला काम करना है। यस जैन। कमल, मेरा आपके ना लास्ट जो तैयब जिसके ऊपर बात कर रहा था ना, उससे रेलेवेंट एक बात पूछी थी। लाइक इफ यू आर गेटिंग दिस लेवल ऑफ सपोर्ट के पीएचडी स्टूडेंट जो करंटली अपना थीसिस पे काम कर रहा है, पीएचडी में तो बेसिकली यही होता है कि लाइक द होल डिग्री इज टू वर्क ऑन योर थीसिस। तो ऐसे अगर हमें इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम लाइक दिस स्टूडेंट एंड अ प्रोफेसर, कैन वी वर्क ऑन लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं एग्रीकल्चर में काम कर सकता हूँ? लाइक इतनी इररेलेवेंट सी फील्ड में जंप कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज आई वांट यस, टू लर्न दैट फील्ड? अगर आपको करना है तो आपको फिर लेकिन पहले सेलेक्ट प्रोजेक्ट्स में सेलेक्ट होने से पहले आपको उनको थोड़ा बहुत दिखाना तो होगा ना कि आपको अगर इंटरेस्ट है। आप सिंपली अपने रेज्यूमे में ये तो नहीं मेंशन कर सकते ना कि मुझे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है। तो आपके रेज्यूमे बोलती है, तो आपके रेज्यूमे में अगर कहीं पे मेंशन होगा कि आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अब आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर रेफरिंग टू, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या कुछ लाइक इस टाइप के मैं आपको काम किया एक्सप्लेन है। करता हूँ, मैं नहीं आपको नहीं बताता हूँ। नहीं। आई एम लाइक रेफरिंग ओके टू कि कोई मैंने एकेडमिक रिसर्च मुझे अच्छे से आती है और ओके, मैंने कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेवेंट ना काम नहीं किया हुआ, बट सही है, जो एसओपी वाली बात की थी ना इर्तिजा ने, कि लाइक यू ट्राई एग्जैक्टली। टू कन्विंस व्हाई यू वांट टू गो टू कनाडा एंड व्हाई डू यू वांट टू चूज दिस पर्टिकुलर फील्ड, उस पे मैं कन्विंस करने को लाइक हूँ, क्योंकि मैं जिस सर्टेन चीज पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ उस पे न्यूयॉर्क में काफी रिसर्च हुई हुई है। इट्स लाइक इंडोर फार्मिंग से रिलेटेड है एंड सॉल्विंग वर्ल्ड हंगर, डिफरेंट लाइक मेथड्स एंड न्यू फार्मिंग टेक्निक्स है जो कनाडा में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं। तो उससे रिलेवेंट लाइक आई वांट टू ब्रिंग इट टू साउथ एशिया, और क्या कहते हैं, क्योंकि मेनली पॉपुलेशन तो इस साइड पे है ना जो कि सफर करी है, जबकि नॉर्थ या फिर साउथ में जहाँ पे लाइक इट्स डिफिकल्ट टू फार्म, वहाँ पे अगर कंट्रीज के पास अगर बजट भी अच्छा है और उनके पास कंस्ट्रेंट्स भी हैं, लाइक दे कैन नॉट नॉर्मली फार्म विंटर्स में, तो लाइक उनको तो ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। मगर जहाँ पे लाइक फार्मिंग के लिए एक अच्छी सिचुएशन है भी, वो वहाँ पे भी नहीं लाइक हंगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। लाइक पाकिस्तान को ही देख रहे हैं, वी आर एन एग्री बेस्ड कंट्री एंड वी कैन नॉट सॉल्व लाइक बेसिक वीट का प्रॉब्लम नहीं हम सॉल्व कर सकते हैं इसके। एज फार एज आई रिमेम्बर, जो मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में था कुछ इस टाइप का, मुझे याद नहीं है कि हो एसओपी बेस्ड, मतलब कि हम लोग ये करना चाहते हैं प्रोजेक्ट का, मतलब क्योंकि प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, 7 प्रोजेक्ट्स होता है। अब हर प्रोजेक्ट के लिए तो वो फील्ड नहीं होती है, एक ही सिंपल फील्ड होती है। तो इर्तिजा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ था, तो डू यू रिमेम्बर समथिंग लाइक दैट जो ये मेंशन कर रहे हैं? कैन यू जस्ट गिव योर इनपुट? नहीं, कैन यू एक्सप्लेन कि पूछा गया, मुझे समझ नहीं आया। ही इसलिए सेइंग मैं कि यार ये मतलब पूछ रहा हूँ हाँ कि यार मतलब कि समझो मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में काम करना चाह रहा हूँ। जैसे से तुम मशीन लर्निंग का काम कर रहे हो अभी, या तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहे हो, बट तुम काम करना चाहते हो फॉर एग्जांपल मेडिसिन में। या मेडिसिन तो थोड़ी सी लाइक डिफरेंट हो जाएगी। लेट्स से तुम सोचो यू वांट टू बिल्ड एन एआई व्हिच सॉल्व्स व्हिच इज लाइक प्रिस्क्राइबर ऑफ मेडिसिन, या लोगों को बता सकता है कि आपको जो इश्यूज आ रहे हैं वो मेडिकल रिलेटेड, तो आपको बेसिकली क्या पॉसिबली हो सकता है, इससे रिलेटेड कोई एआई हो। तो उसमें थोड़ी सी काइंड ऑफ आपका बिजनेस मतलब आपके प्रीवियस स्टडीज का एलिमेंट हो जो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीखी है, मगर मोस्टली जो काम है वो है तो लाइक इररिलेवेंट फ्रॉम योर फील्ड। मैं जो एग्री रिलेटेड नहीं काम देख रहा हूँ नहीं, इट्स लाइक I guess प्रॉफिटेबल you gave a बनाना। bad example. नहीं नहीं, जैन बात करो। I think so you gave a bad example for that कि medicine and AI को नहीं कर सकते because that's like a huge field. So let's
take a step back from इसी that तरह करके example. कह रहा हूँ कि मैं बी स्कूल से एग्रीकल्चर में अगर कुछ लाइक मैं बी स्कूल से रिलेटेड तो रिसर्च कर ही सकता हूँ, बट व्हाट आई वांट टू लर्न इज समथिंग न्यू, तो उसमें बंदा अप्लाई कर सकता है। I get it. You can apply because उसमें कोई limitation और eligibility criteria नहीं है. But at the end of the day, you need to sell yourself as an agricultural enthusiast, yeah, as someone who's worked on that, as someone who understands how agriculture works, yeah, who has done research on it. So it all depends on that. ठीक है. आपकी eligibility का कोई मसला नहीं है. There is no limitation कि आप अगर engineering कर रहे हो तो engineering से ही related पकड़ सकते हो. आप कोई project कर सकते हो. थैंक यू। Then आपका क्वेश्चन आंसर हुआ है? Yep. Okay, thank you. Yes, Numan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक मैंने सेमेस्टर एंड प्रोजेक्ट में ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल पर रिसर्च की थी, तो क्या मैं इसे रिसर्च एक्सपीरियंस में ऐड कर सकता हूँ? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि चैट वाला सेक्शन डिसेबल्ड है, तो आप कम्युनिटी ग्रुप का जरा लिंक शेयर कर दें दोबारा। आई सी मेरी साइड से तो चला गया, लेकिन मैं चेक करती हूँ। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को ईमेल कर दूंगी, आप लोगों ने सेशन के लिए रजिस्टर किया हुआ था ना, तो मैं उन सबको ईमेल कर दूंगी। यस, अगर आप ईमेल ठीक है, मैं ईमेल कर दूंगी। और दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? सॉरी, मैं चैट वो देख रही थी। मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक मैंने सेमेस्टर एंड प्रोजेक्ट में एक अच्छा, पर्टिकुलर ठीक टाइप है, ऑफ यस मुझे याद आ गया। तो ये आप उसको कर सकते हो रिसर्च। अगर रिसर्च प्रोजेक्ट है तो वो रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह पूछेंगे। वो पर्टिकुलरली ये नहीं पूछते कि आपने कौन सी लैब में की है। दे एक्चुअली आस्क फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम क्या था और लाइक उसमें करना क्या था। तो मुझे नहीं याद कि उन्होंने ये पूछा हो कि आप लैब का नाम बताएं या कुछ इस टाइप का करें। तो अगर आपका रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है तो आप उसको काउंट कर लें। इतनी ज्यादा वो नहीं करते लाइक इस पे कि हर एक चीज पे वो बहुत ज्यादा नहीं करते कि आपने ये रिसर्च प्रोजेक्ट है तो आपने यहाँ पे क्यों मेंशन किया। अगर आपको लगता है कि वो रिसर्च बेस्ड मोस्टली था और आपने कुछ फाइंडिंग्स किए हैं तो वो जस्ट मेंशन दैट इन द रिसर्च प्रोजेक्ट, तो इतना मसला नहीं है। और एक ये मैंडेटरी है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो किसी लैब वगैरह के अंदर करें, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं किसी वेबसाइट से उठा लूं, डिफरेंट वेबसाइट से किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन ले लूं या रिसर्च कर लूं, तो क्या मैं उसको भी ऐड कर सकता हूं? ये कंपलसरी तो नहीं है कि मैं किसी लैब के अंदर ही जाके करूं? कंपल्सरी नहीं है, बट यू मतलब लेटर, अगर आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लैब से एसोसिएटेड हो, लैब में रिसर्च प्रोजेक्ट है, वहां से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन निकल आएगा ना। अगर आप दूसरी तरह खुद करोगे उसको प्रोजेक्ट में तो मेंशन कर सकते हो और दूसरी तरह रिसर्च एक्सपीरियंस में भी मेंशन कर सकते हो, बट दैट विल बी टोटली लाइक आपका अपना जो था। तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने लिए खुद तो नहीं लिख सकते। तो मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि अगर तो रिसर्च प्रोजेक्ट लैब के साथ है तो एक तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वहां से निकलवा ले। लेकिन अगर आपके पर्सनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स है तो आप उसको रिसर्च आवर्स में काउंट कर ले। वहां पे आपके लिखे हुए होंगे रिसर्च आवर्स, आपने क्या ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आप उसको ऐड कर दें। वो स्पेसिफिकली ऐसे नहीं पूछते कि आपने कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट जो ये किया है वो कौन सी लैब के साथ एसोसिएटेड था। इट्स जस्ट कि एक रिसर्च इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस इसका एक सेक्शन होता है और उसमें इतने वर्ड लिमिट भी होती है, तो आप ज्यादा 4-5 सेंटेंसेस से ज्यादा लिख भी नहीं सकते। ओके, थैंक्स। यस तैयब। कवल, मेरा सवाल आपसे ही था कि एक तो ये कि आपने वो ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स वाली बात की, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वो एग्जैक्ट मेडिकल की किस एप्लीकेशन पे आप काम कर रही हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आपने अपनी एप्लीकेशन में किस तरह इंटरेस्ट शो किया कि आप इस ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स वाले टॉपिक पे काम करना चाहती हैं। आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या था इस चीज़ पे और क्या आपने इंटरेस्ट शो किया, ये 2 अच्छा, चीज़ें। ओके। तो मेरा जो है वो ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और लेकिन मेरा जो था वो एआई इन हेल्थ केयर जो है वो मुझे अट्रैक्ट करता है। तो मेरा मेन मकसद, मुझे पता भी नहीं था कि ये ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स होता क्या है या कैसे होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो बहुत छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है कि बेसिकली वो अचीव क्या करना चाहता है, और उससे मुझे वो कुछ खास समझ नहीं आई थी प्रोजेक्ट की। वो तो मुझे यहाँ पे आके थोड़ी डिटेल्स पता चली हैं। तो बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट में ये चीज़ है कि ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स क्योंकि न्यू चीज़ है, और अब जो मेरे पीएचडी के स्टूडेंट हैं उनका भी एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश होने लगा है। दैट इज़ आल्सो रिलेटेड कि उन्होंने ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करके ये देखने की कोशिश की है कि ह्यूमन ओंटोलॉजी और माउस ओंटोलॉजी ये जो है इन मतलब कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन दोनों की मैप कर सकती हैं। और क्योंकि एम्बेडिंग में जो ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसमें अपने नोड के अलावा नेबरिंग के नोड की इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है, तो
शुरू में डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट करना सिर्फ एक चैलेंज होता है, लेकिन अगर वो एक दफा कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद उसकी एक्यूरेसी जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बेहतर होती है। तो उनका अब ये पब्लिकेशन होने लगी है। तो ये जो मेरी वाली फील्ड है वो है कि मेंटल हेल्थ का हमने क्वेश्चनियर है वो उनसे कलेक्ट किया हुआ है, और इसमें एक और यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन है, एक हॉस्पिटल के साथ भी कोलैबोरेशन है। तो हम इसी चीज को, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स को मेंटल हेल्थ की फील्ड में, यदि उसके लिए क्योंकि यहाँ पे अब बहुत लंबी बात हो जाएगी, बट यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स का जो है वो थोड़ा बहुत मसला होता है। और यहाँ पे जो है वो अगर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वैसे भी जाते हो ना, तो वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते। यहाँ पे आपको 8-8 घंटे जो है वो वेट करना पड़ जाता है। तो वो लोग लिमिट करना चाहते हैं जो लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो उससे से रिलेटेड है। और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने सिर्फ जो मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको बताया था टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के, जो मैंने प्रोफेसर को ईमेल की थी, लिंक्डइन पे उनको कांटेक्ट किया था कि मुझे जो है वो काम करना है। तो उन्होंने मुझसे मेरा रिसर्च इंटरेस्ट पूछा था। तो आई सेड कि AI इन हेल्थ केयर जो है वो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है। और उन्होंने मुझे, एक PhD की स्टूडेंट है वो उनके साथ काम कर रही थी, और उनका प्रोजेक्ट जो था वो रिलेटेड था इसी फील्ड से। तो उनके साथ उन्होंने मुझे कोलैबोरेट करवा दिया, और मैं उनके साथ ही काम कर रही थी फिर। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था, लेकिन ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स में नहीं था। तो मैं वही कह रही हूँ कि सब वो चीज नहीं देखते, वो बस यही देखते हैं आपको बेसिक जो है वो डीप लर्निंग का पता हो, बेसिक मशीन लर्निंग की नॉलेज हो। इवन यहाँ पे भी आके उन्होंने मुझे दोबारा 1-2 हफ्ते दिए हैं कि मैं ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स फ्रॉम स्क्रैच सीखूं और साथ साथ गाइड करें। तो आप लोग बहुत ज्यादा उसकी टेंशन ना लो, वो सब हो जाता है। यस मोहम्मद एहसन। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली व्हाट आई फेल्ट वाज कि आप में से जो मोस्टली स्पीकर हैं उनकी फील्ड जो है वो ML और AI रिलेटेड है, और उनके प्रोजेक्ट्स भी जो उन्हें असाइन हुए थे वहाँ पे भी AI रिलेटेड थे। तो क्या इन केस अगर कोई डेवलपमेंट वाली साइड से आ रहा है, लेट्स से ऐप या वेब डेवलपमेंट से, तो क्या अगर ML या AI वाली साइड से आप आते हो तो आपका सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर दोनों में कंपैरिजन आप बता सकती हैं इसके बीच में कुछ? उसका भी कोई मसला नहीं है। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड के वो जो है उसने गेमिंग से रिलेटेड किया था। अनफॉर्चुनेटली वो जो है मतलब किसी वजह से आ नहीं सकते, उनकी किसी और में सिलेक्शन हो गई। बट इट्स, अगर आप ऐप और वेब डेवलपमेंट के भी, मैंने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स देखे थे, बहुत ज्यादा। मैंने आपको पहले बताया कि आप ब्लॉकचेन, ऐप, वेब सबसे रिलेटेड मिल जाएगा। और इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड किस में है और वो उसमें, अगर आपने रेलिवेंट उनको सिर्फ कन्विंस कर लिया। मैंने आप लोगों को इतनी अच्छी टिप दी है कि आप क्या करो, आपके अगर आपको वेब का इंटरेस्ट है तो आप वेब के प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करो, 25-20 जो आपको अच्छे लगते हैं, उसके बाद उसके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लो। उन कीवर्ड्स को जो है वो अपने किसी ना किसी तरह लिंक कर दो, स्किल्स एंड इंटरेस्ट में भी रेज्यूमे में ऐड कर दो, क्योंकि इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग मेरे मुताबिक जो है वो ऑटोमेटेड होती है। इर्तिजा, आपका क्या कहना है इस पे? इर्तिजा, आर यू हियर? हाँ, आई एम हियर बट आई डिडंट लिसन टू क्वेश्चन। मैं कुछ कर रहा था 2 सेकंड के लिए। कैन यू रिपीट दैट? हाँ श्योर। मैं कह रही थी, वो पूछ रहे थे कि अगर वो ऐप और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, लाइक वो कह रहे थे कि मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स आर फ्रॉम द AI/ML बैकग्राउंड वगैरह, तो कोई एज वगैरह मिलता है इससे अगर वेब और एप्स के, लाइक अगर हम लोग उसमें अप्लाई करें। तो मैं उनको यही कह रही थी कि उससे उसका इतना मसला नहीं होता। और मैंने जो पर्सनली, पता है, लास्ट एप्लीकेशन में जब मैंने अप्लाई किया था मैंने यही किया था। मैंने 20-25 प्रोजेक्ट्स जो वो गैदर किए थे, उनके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए थे, और उनको मैंने स्किल्स एंड इंटरेस्ट में भी अपने किसी ना किसी तरह इंक्लूड कर दिया था, और रेज्यूमे में। बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज कि अगर 13,000 सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं, तो ग्लोबली इतने ज्यादा लोग माइटेक्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि शुरू वाला जो उनका इनिशियल एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटेड प्रोसेस ना हो। Yes. तो अगर ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है तो सारी कीवर्ड्स की गेम आ जाती है। Yes, you're smart in that. मैंने ये नहीं किया था. I don't think मैंने किया था. लेकिन yes, that is a very smart solution. लेकिन when it comes to application development and stuff, I think so उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, because when I'm looking at my own projects जो मैंने काफी अर्से पहले से देखे थे, उसमें से मेरा थर्ड प्रोजेक्ट was building a game to teach computational thinking. मेरा last project was Android application for human respiratory system diagnosis. तो yes, development वाला काम आ ही जाता है. Like there are a lot of projects, ठीक है, and then you'll find something that's related to you. And lastly, I would add कि software engineering and AI को mix करके ना, there's a lot of work that's going on. जिस तरह if you've seen what do you call it, GitHub Copilot वाली चीजें हैं, और इस तरह की चीजें जो है ना, तो some people combine AI and this and मतलब generative AI and this, and they come up with something.
So if you like really like software engineering and development वाला काम and थोड़ा सा भी अगर आपको शौक है ना MLAI का, तो do look into that. वो दोनों का combination अच्छा होता है. ओके, किसी और को कोई सवाल है? और आई होप कि आपके सवाल जो है वो एक्चुअली अभी ये पूछना चाह रहे थे, अगर कुछ गलत हो गया कन्वे तो मैं ईमेल में आप लोग को शेयर कर दूंगी, लाइक द इनवाइट लिंक डिस्कशन ग्रुप का, तो वहाँ पे आप ओपनली अपने क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और मैं अगेन कहूँगी कि ट्रस्ट में ये चीज़ जो है मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि लाइक अगर मैं इस चीज़ में अगर कंपैरिजन किसी कंट्री के साथ करती हूँ ना, तो वो इंडिया है। एंड आई डू इट रिपीटेडली, क्योंकि मुझे ये चीज़ ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। दैट इज़ कम्युनिटी का जो आपस में सपोर्ट है ना, वो नहीं है। अगर आप सेम यही माइटेक्स की स्कॉलरशिप है और उनके इस टाइप का कोई ग्रुप होगा ना, तो वो खुद इनिशिएटिव लेंगे, खुद ग्रुप में पूछेंगे कि यार मेरी ये फील्ड है और मैं जो है वो देख रहा हूँ कुछ लोग कोलैबोरेट करने के लिए, और 3-4 लोग रिएक्ट कर दें, हम लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं और 2 महीनों के अंदर-अंदर कुछ ऐसा कर देते हैं प्रोडक्टिव, जो तुम भी अपने रिज़्यूमे में ऐड कर लो, हम सब अपने रिज़्यूमे में ऐड कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये कोलैबोरेशन वाला काम जो है वो इतना नहीं होता। आप लोग यहाँ पे ना लोग फील होता है कि हमारा इससे कॉम्पिटिशन है, हमने इस तरह कर लिया, इसकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, मैं नहीं सेलेक्ट होऊँगा। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग ये माइंडसेट है तो आई वुड हाइली सजेस्ट कि ये आप लोग खत्म कर दें, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे देखी जा रही होती है। तो व्हाट हैपेंस इज़ कि पाकिस्तानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे करते हैं, तो फिर कोई भी यहाँ से सेलेक्ट नहीं होता। और फिर जो बच्चे जो वहाँ पे इंडिया के आपस में कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, वो चारों के चारों सेलेक्ट हो जाते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो आई वुड अगेन रिपीट कि आप लोग कॉम्पिटिशन इस तरह नहीं लो कि आपस में आप लोगों का कॉम्पिटिशन है, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, पता नहीं कौन बच्चा किस प्रोजेक्ट में कम्पीट कर रहा होगा। तो ये डिस्कशन ग्रुप जो है अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने उसको अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ। अगर कोई है तो यू कैन आस्क। आई विल जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। आई थिंक नहीं है, तो हम लोग फिर फॉर्मली ये मीटिंग एंड करते हैं। और आई डोंट नो चैट में मैंने तो भेज दिया, लेकिन आप लोग के लिए चैट का ऑप्शन डिसेबल हुआ हुआ है, तो मैं आप लोग को फिर जो है वो शेयर कर दूंगी। कोई मुझे बता सकता है अगर आपको अभी भी नहीं हो रहा शो? मैंने आप लोग को दोबारा चैट में लिंक तो भेजा है। अभी भी नहीं शो हो रहा। चैट चलिए एक्सेस कोई नहीं है बात ना, नहीं, मैं चैट आप लोग को ना एक्सेस नहीं है, ईमेल कर मैं देना. आप लोगों को ईमेल में भेज दूंगी। सबको जो ईमेल आई थी ना रजिस्ट्रेशन सेशन की, तो उसी में मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल जस्ट एंड द मीटिंग हियर। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू इर्तिजा।